हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। इसके फाइलम यानी हेमीगॉडेट के जनरल फीचर्स हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम किसी फाइलम के जनरल फीचर्स पढ़ लें तो उसके अंदर जो स्पीशीज़ आती हैं उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए अब देखते हैं हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। ये बिलोंग करता है फाइलम कोडाटा को, सब फाइलम हेमीकोडाटा, और क्लास है इसका एंटीरोपनियोस्टा, और फैमिली है बेलेनोग्लॉसिस, जिसको हम एकॉर्न वॉर्म या फिर टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि सारी हेमीकॉर्डेट जो हैं मराइन एनिमल्स होते हैं, वो जो हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि उनको वर्ल्ड में आप हर जगह पाएंगे, वो वर्ल्ड में हर जगह रहते हैं। और ये मेनली रहते कहाँ हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज़ में। यानी कि जो हमारा सी शोर होता है, मतलब कि थोड़ा सा हिस्सा वो पानी में होता है और थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल होता है, मेनली उसी जगह पे ये बरो बना के रहते हैं। इनकी करीब 20 स्पीशीज़ हमें पता हैं। और अब बात करें अगर इसके हैबिटेट की, तो ये जो होता है मराइन होता है, ट्यूबिकुलस होता है, और ये जो है शैलो कोस्टल वाटर ऑफ इंटरटाइडल जोन में रिजाइड करता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये मतलब कोस्टलाइन, सी शोर्स वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है। और ये जो है मतलब कि डीपर वाटर में भी पाया जाता है। ये एक यू शेप्ड बरो बनाता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। देखिए आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये इसकी बरो का वो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देखिए इसकी जो बरो होती है वो दोनों एंड से ओपन होती है। एक तरफ इसकी एनस है और दूसरी तरफ इसका एंटीरियर एंड यानी कि इसका माउथ है। इसकी एनस देखिए आप, इधर आपको राइट साइड पे इसकी एनस का एंड दिखाई दे रहा है, और इसके लेफ़्ट साइड पे देखिए आपको पोस्टीरियर एंड यानी कि इसका माउथ वाला एंड दिखाई दे रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप इसको डायग्राम के साथ सपोर्ट करके लिख सकते हैं, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दूसरा है हमारा मूवमेंट। ये वर्म जो होता है वो बहुत ही स्लगिश होता है, और इसको ज़्यादातर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसा कि ये बरों में रहता है तो इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। स्लगिश का मतलब अगर हम समझें तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी टाइप का एनिमल होता है। ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो करता है, और ये जो है अपने सीलिया के थ्रू मूव करता है। जैसे सीलिया का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट क्रिएट करना ही होता है ना, और फूड कैप्चर करना भी होता है। तो यहाँ पे इसका जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के थ्रू होता है। सीलिया जो होती है इसकी बॉडी पे, इसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। इसका जो मोस्ट एक्टिव पार्ट है बॉडी का वो प्रोबोसिस है, और दिस इज शॉर्टेन बाय मस्कुलर एक्टिविटी एंड हेल्प इन बरोइंग। मतलब कि ये अपनी मसल्स की एक्टिविटी से मूव करता है आगे। अब फीडिंग और ब्रीडिंग देख लेते हैं। It swallows sand to obtain diatom protozoans microorganism। मतलब ये क्या करता है? सैंड ही को खा लेता है, फिर उसमें से अपने ये फूड जो है वो फूड अपना ले लेता है। उसके बाद जो सैंड होती है उसको वापस बाहर फेंक देता है। यहाँ पे सेक्सेस जो है इसके सेपरेट होते हैं, और मेल फीमेल जो हैं वो अलग अलग ट्यूब्स में रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है, ये भी मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ इसके जनरल फीचर्स में, जहाँ हमने बेलेनोग्लॉसिस का ही एग्जाम्पल लिया था हेमीकॉर्डेट्स के लिए। वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होके बॉडी के बाहर होता है, तो हम उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट से क्या समझ में आता है? इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वा फॉर्म नहीं होता है, इसमें लार्वा फॉर्म होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है इसमें लार्वा फॉर्म होगा, डायरेक्ट आपका एडल्ट नहीं फॉर्म होगा। और इसमें लार्वा कौन सा फॉर्म होता है? टर्नेरिया लार्वा फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी हम देखेंगे एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। पहले बात करते हैं हम इसके शेप, साइज और कलर की। इसकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब अगर हम इसको बीच में से कट करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ये सीलिएटेड होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अपने सीलिया के थ्रू मूवमेंट करता है, उसी के थ्रू ये अपना फूड भी कैप्चर कर सकता है। और ये जो है म्यूकस से कवर्ड होता है। एक्चुअली इसकी जो बॉडी होती है उस पे बहुत सारे मतलब कि कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा म्यूकस से कवर्ड रहता है। इसकी लेंथ जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर हो सकती है। मोस्टली ये ड्रैप कलर या फिर रेडिश टिंट इसी टाइप कलर का होता है। जैसे कि आपने ब्राउन कलर देखा होगा, बस ब्राउन होगा या फिर थोड़ा सा रेडिश होगा, इसी टाइप का कलर होता है। इसकी जो है ऑफेंसिव ओडर होती है, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं कि ये जो होता है इसके पास से बदबू आती है, ताकि ये प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, ताकि इसके पास कोई एनिमल आए ना। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम देखेंगे इसके डिविजन्स ऑफ बॉडी। तो पहला डिवीजन है, हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर एंड द थर्ड वन इज ट्रंक। चलिए पहले हम प्रोबोसिस के बारे में बात करते हैं। ये जो है हमारे बेलेनोग्लोसिस का एंटीरियर पार्ट होता है। ये शॉर्ट और कोनिकल होता है। ये जो है वो कॉलर से एक छोटी सी स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। ये जो होता है हॉलो होता है, थिक होता है, और उसकी वॉल्स जो होती हैं मस्कुलर होती हैं। Below the stalk, the base proboscis bear a U-shaped ciliated epidermal depression known as pre-oral ciliary organ। और एक बार इसके बारे में बताएं हम आपको, इसमें जो होता है इसमें स्टोमोकॉर्ड, ये जो हमारा एंटीरियर पार्ट है, प्रोबोसिस की बात कर रहे हैं हम, स्टोमोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है इसमें, हार्ट प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है और ग्लोमेरुलस भी प्रेजेंट होता है इसमें। और ये जो मैंने भी बताया प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन, इसका एक फंक्शन होता है, ये जो है वो वाटर और फूड को चेक करता है। अब इससे हम क्या समझते हैं, जैसे कि हमारी नेज़ल कैविटी जो है उसमें हेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्यों प्रेजेंट हैं, ताकि वो एयर में जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको रोकने के लिए प्रेजेंट होती है ना। तो सेम हम इसमें भी ले सकते हैं। इसमें प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो खाने के साथ इसके अंदर न चले जाए, तो इसलिए इसमें प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इसे ड्रॉ करेंगे अपने आंसर में तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आप इससे प्रोबोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करेंगे हम इसके कॉलर की। कॉलर जो है हमारा, हम उसको मियोजोम भी बोलते हैं, और ये एक शॉर्ट सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। इसमें फ्लैप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉलरेट बोलते हैं। वो कम्प्लीटली जो है ये मतलब कम्प्लीटली सराउंड्स एंड पैक द प्रोबोसिस स्टॉक। ये जो प्रोबोसिस की स्टॉक हमने अभी पढ़ी थी पहले, जो कॉलर से कनेक्ट होती है, ये पूरा उसको कवर कर लेते हैं। इट ओपन इनटू द बकल कैविटी इनसाइड द कॉलर, मतलब ये कहाँ पे ओपन होता है, हमारी बकल कैविटी में ओपन होता है। पोस्टीरियर एंड ऑफ कॉलर इज वेल डिमार्केटेड फ्रॉम द ट्रंक बाय सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। और हमारे जो इसकी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, हाईली मस्कुलर होती हैं, और एक कैविटी से, ये हमारी जो ये कैविटी है उसके अंदर जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सीलोम बोलते हैं हम उसको। इट ओपन टू आउटसाइड थ्रू अ पेयर ऑफ कॉलर पोर्स इनटू द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउच। मतलब कि ये जो है गिल के फर्स्ट पाउच, मतलब कि बहुत सारे गिल्स होते हैं ना, इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, उसके जो पहला गिल स्लिट होता है वो उसमें ओपन होता है। कॉलर का जो हमारे पोस्टीरियर एंड होता है वो गिल पाउच में ओपन होता है। अब देखेंगे हम ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? ट्रंक जो होता है इसकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है।
Elongated posterior part of body somewhat flat and annulated on surface. Has mid-dorsal and mid-ventral longitudinal ride along its entire length for accommodation of corresponding nerve and blood vessels. ये जो है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है. ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, अ मिडिल हेपेटिक रीजन एंड अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल और पोस्ट हेपेटिक रीजन. ये आप नोट कर लिए कहीं. ये मतलब कि ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि कौन से 3 पार्ट होते हैं हमारे ट्रंक के. अब इसका पहला पार्ट अगर हम देखें वो है ब्रैंकियोजेनिटल रीजन. द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रीजन इज मार्क्ड बाय अ पेयर ऑफ लैटरल थिन एंड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैप्स. देखिए अभी मैंने आपको दिखाया, हम आगे डायग्राम में देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये जो फ्लैप्स आपको दिख रही हैं, ये जो ओपन है बीच में से, हाँ इसी की बात हो रही है. यही है हमारा ब्रैंकियोजेनिटल रीजन. द जेनिटल विंग्स कंटेन द गोनाड्स. गोनाड्स हमारे जो होते हैं वो ये जो फ्लैप्स आपको दिख रही हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं हमारे गोनाड्स. और द गोनोपोर्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि गोनोपोर्स जो होती हैं वो अनएडेड आई से नहीं दिख सकती हैं, इसकी बहुत ही छोटी होती हैं. और द एंटीरियर हाफ ऑफ दिस रीजन बियर 2 लॉन्गिट्यूडनल ऑफ स्मॉल ब्रैंकियल अपर्चर और गिल पोर्स. यहाँ पे हमारी गिल पोर्स भी प्रेजेंट होती हैं. अब बात करेंगे हिपैटिक रीजन की, जो कि इसका सेकेंड रीजन है, मिडिल रीजन है इसका. हिपैटिक रीजन जो हमारा है वो मिडिल रीजन है. मिडिल और हिपैटिक रीजन ऑफ ट्रंक इज समवॉट स्मॉलर देन द जेनिटल रीजन. जो हमारा ऊपर वाला रीजन है ये उससे छोटा होता है. ये जो होता है ग्रीनिश सा होता है कलर में, और इसका जो डोर्सल सरफेस होता है उस पर बहुत सारे इरेगुलर सर्कुलेशंस होते हैं. अब सर्कुलेशंस क्या होते हैं, मतलब ये उसको चिपकने में हेल्प करते हैं, सरफेस से चिपकने में हेल्प करते हैं. आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं. अब बात करते हैं इसके पोस्ट हिपैटिक रीजन के बारे में. इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक, ऑल्सो कॉल्ड एज द एब्डोमेन और कॉडल रीजन. इट इज़ मोर और लेस यूनिफॉर्म इन डायमीटर. देखिए यहाँ पे जो आपको इसका सबसे नीचे वाला प्लेन सा पार्ट दिख रहा है जहाँ पे आप एनएस देख सकते हैं, ये पूरा लंबा सा ये जो है हमारा पोस्ट हिपैटिक रीजन है. इसको हम एब्डोमेन भी बोलते हैं और कॉर्डल रीजन भी बोलते हैं. ये मतलब एक सा ही दिखता है. देखिए अगर आप इसकी डायमीटर देखेंगे तो ये पूरी सेम ही है, कहीं पे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिल रही हैं हमें. तो ये हो गया हमारा पोस्ट हिपैटिक रीजन. अब हम मूव करते हैं इसकी इंटरनल एनाटॉमी पे. अब हम देखेंगे इसकी बॉडी वॉल. द बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम. अब हम बात करेंगे पहले एपिडर्मिस की. इट कंसिस्ट ऑफ टॉल स्लेंडर कॉलमनर एंड सिलिएटेड सेल्स. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारी लंबी लंबी स्लेंडर कॉलमनर और सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है. देखिए सबसे ऊपर आपको सीलिएटेड सेल्स दिख रही होंगी, उसके बाद यहाँ पे हमारी कॉलमनर सेल्स हैं. ये जो हैं इसमें जो सेल्स होती हैं हमारी एपिडर्मिस में, जो सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सेक्रीट करती हैं. पहली हमारी सेल है गॉबलेट ग्लैंड सेल्स. ये जो होती हैं फ्लास्क शेप की होती हैं जिसमें बहुत ही फाइन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद आता है रेडिकुलेट ग्लैंड सेल्स जो कि वैक्यूलेटेड होती हैं, मतलब कि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, मेनली फूड को स्टोर करना. तो ये सब तो जनरल फीचर्स हैं हमारे. अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी टाइप की सेल्स की, जो है मलबरी और ग्लैंडुलर ग्लैंड सेल्स. कंटेन कोर्स ग्रैन्यूल्स एंड ऑल्सो सेक्रीट एमाइलेज. तो ये क्या करती हैं, ये हमारी सेल्स जो हैं वो एमाइलेज भी सेक्रीट करती हैं. ग्लैंड सेल्स आर मोस्ट एबंडेंट इन द कॉलर रीजन. अब हमारी जो ये ग्लैंड सेल्स हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, ये कॉलर सेल्स में पाई जाती हैं, मतलब कि हमारे कॉलर रीजन में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा. बिसाइड्स न्यूरोसेंसरी सेल्स विच स्टेन डार्कर आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ प्रोपोजिस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल. अब हमारी जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था
कि मतलब इनमें ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें सेल्स होते हैं। तो जी हाँ, वो सेल्स यही होते हैं, न्यूरो सेंसरी सेल्स होते हैं, जिससे ये स्टिमुलस लेता है, फिर उसके ही अकॉर्डिंग ये एक्ट करता है। ये जो हमारे सेल्स हैं वो एंटीरियर पार्ट, कॉलर के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो है डर्मिस एब्सेंट होती है। अब बात करेंगे मस्कुलेचर की। मस्कुलेचर्स क्या, यानी कि इसके मसल्स। मस्कुलेचर ऑफ अ टिपिकल बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज रिड्यूस्ड एंड मोर और लेस रिप्लेस्ड बाय मसल अराइजिंग फ्रॉम द सीलोमिक एपिथेलियम। अब क्या इससे समझ में आता है कि यहाँ पे जो है मसल्स ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, काफ़ी रिड्यूस हैं, और उसकी जगह हमारा जो है सीलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट है। मतलब कि आपके बेलेनोग्लॉसिस में आप देखेंगे तो सीलोम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जी, बेलेनोग्लॉसिस के सीलोम पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपके सिलेबस में भी है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द मसल फाइबर आर स्मूथ एंड ऑफ सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड डायगोनल टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं, स्मूथ होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और डायगोनल टाइप के मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मसल लेयर लाइज बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसी के नीचे हमारी मसल लेयर लाई करती है। अब बात करेंगे पेरिटोनियम की। इट इज़ फाउंड जस्ट बीनीथ द मस्क्यूलेचर एंड आउटसाइड द सीलोमिक एपिथेलियम। ये जो है हमारे मस्क्यूलेचर के नीचे होती है और हमारे सीलोमिक एपिथेलियम के बाहर होती है। अब चलिए देख लेते हैं हम कुछ फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल। मस्कुलेचर जो है हमारा वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इसकी मसल से ही अपना मूवमेंट शो करता है। म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय एपिडर्मल ग्लैंड सेल एदर एन पार्टिकल फॉर लाइनिंग द बरो इन विच द वर्म लिव्स। अब इसके जो सेल्स होते हैं, इसके म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स होते हैं, जो 3 टाइप के अभी हमने पीछे पढ़े, वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और उसकी वजह से इसकी जो बरो होती है उसमें भी काफ़ी सारा म्यूकस आ जाता है, जिससे इसको मूवमेंट में आसानी होती है। थोड़ा स्लिपरी सा इसका सरफेस क्रिएट हो जाता है बरों का, तो जिसकी वजह से इसको मूवमेंट में आसानी होती है। ये इसकी बॉडी वॉल का फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये म्यूकस सेक्रीट करता है। ठीक है, इसकी जो फाउल स्मेल होती है म्यूकस की, और वो प्रोटेक्टिव होती है, मतलब कि इसकी वजह से जो है इसके पास कोई बाकी एनिमल्स आते नहीं है, क्योंकि इसकी स्मेल असल में बहुत गंदी होती है ना, तो इसके पास कौन आना पसंद करेगा। अब न्यूरोसेंसरी सेल्स जो होते हैं वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं, मतलब कि इसमें सेंस ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, तो ये अपने सेंसरी सेल्स के थ्रू स्टिमुलस लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अब स्टिमुलस में क्या हो सकता है, हमारा टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, और ये अपने किसी प्रे को भी सेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास आइज़ तो होती नहीं है, तो ये उसको अपनी सेंसरी न्यूरो सेंसरी सेल से ही भाप सकते हैं कि मतलब हमारे पास कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बॉडी वॉल शील्ड्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म में बॉडी वॉल का फंक्शन होता है कि वो इंटरनल ऑर्गन्स को अपने प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही इसमें भी है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी के थ्रू। तो ये तो सभी एनिमल्स में होता है ना, ये बहुत ही कॉमन सा फीचर है इसका। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।